हम कैसे हो आप लोग। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके बेटा। बेटा हमको जो है प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर जो एआई मशीन लर्निंग की बेसिक्स और उसके बाद एआई मशीन लर्निंग का आप लोगों को जो है डेटा सेट आप लोगों ने सिलेक्ट किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि डेटा सेट अगर अनसुपरवाइज्ड है तो आप लोग उसके लिए कोई भी कंडीशन जो है इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड है आप लोगों ने वो चूज करना है, और उसके साथ साथ आपने इस चीज को देखना है कि आपके पास जो डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो किस तरह रिलेट कर रहे हैं टारगेट कॉलम के साथ। तो होप सो कि आपने ना इस चीज के ऊपर काम कर लिया होगा। मीनवाइल जो है ना, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह मशीन लर्निंग मॉडल को के लिए डेटा सेट को प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट हम किस तरह उसको इवेल्यूट करेंगे। अब आज के होल लेक्चर के अंदर आप लोगों का मेन फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम एआई एमएल मॉडल्स को कंबाइन कर देंगे आज के कंप्लीट लेक्चर में। तो कोई भी हमारे पास मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, जेन एआई हो, तो उसके अंदर ना नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपको जो है वो कोड नहीं लिखना आता, जरूरी ये है कि आपको जो है ना पाइथन की बेसिक्स कवर हो और आपको पता हो कि हमने इस चीज को स्टेप बाय स्टेप कैसे करने हैं। समटाइम्स हमारे पास जो है ना डिफरेंस इस चीज के अंदर आ जाता है कि सम मतलब स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो एआई एमएल का प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके बाद उसको चैट जीपीटी करते हैं और एक ही कोड के अंदर अपने मॉडल के डेटा सेट को रीड करवा के उसको स्प्लिट करवा के उसको डिफाइन एक्स इनपुट वाई इनपुट करके और वहीं पे मॉडल को ट्रेन कर देते हैं एक ही कोड के अंदर। लेकिन अगर उनसे ये चीजें पूछ ली जाएं कि बेटा ये जो आपने कोड किया है इसके अंदर क्या चीजें हैं, तो वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिकॉज उन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया होता है, उनको पीछे की लॉजिक ही नहीं पता होती कि चीजें क्या चल रही हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिर्फ एज इट इज कोड को कॉपी करना हमारे पास हर चीज का वे नहीं है। हम लोगों को जब भी कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ भी काम करना है एआई मशीन लर्निंग पे, तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो अप करना है। देन आफ्टर दैट हम लोग अपने मॉडल की इवेल्यूशन के ऊपर जाएंगे। देन हम लोग देखेंगे कि हमने जो मॉडल इवेल्यूट किया है उसका जो है ना हम लोगों ने इवेल्यूशन मैट्रिसेस कौन सी हो सकती है, हमने विजुअलाइजेशन किस बेस के ऊपर करनी है। तो आज का जो है ना हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की जो है हमारे पास आउटलाइन है, उसमें हम देखेंगे कि डेटा सेट की इनपुट आउटपुट कैसे डिफाइन होती है, डेटा सेट स्प्लिटिंग होती क्यों है और ये किस तरह की जाती है। उसके बाद लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं एमएल मॉडल के लिए, कहाँ से हम लोग जो है इसको लेते हैं। उसके बाद स्मॉट टेक्निक यूज होती है डाटा बैलेंसिंग के लिए। हमारे पास जब हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वहां पे हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनिंग और हाइपर पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसको किस तरह देखते हैं। उसके बाद आता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के के फोल्ड हमारे पास क्या है। अब अगर हम इसको देखेंगे के फोल्ड का क्या मतलब है, एक अगर मैं 1 फोल्ड कहूँ, 2 फोल्ड कहूँ या मैं एन नंबर ऑफ फोल्ड कहूँ, तो इट्स मीन कि अगर हमारे पास बुक के सिर्फ एक पेज है 1 पेज, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस एन पेजेस आ जाएं तो वो एन पेजेस हैं। ठीक है, तो सेम हम अपने मॉडल के जब हाइपर पैरामीटर सेट करके उसको इवेल्यूट कर देते हैं मॉडल की ट्रेनिंग को, देन हम लोग जो है ना उसके ऊपर अप्लाई करते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ताकि हम हर फोल्ड के ऊपर देखें कि हमारे पास मॉडल वैलिडेट होके सेम रिजल्ट्स दे रहा है या उसका क्या सीन है। उसके बाद हम देखते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिसेस। बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिसेस के अंदर हम देखते हैं कि हमने जो मॉडल के इवैल्यूएशन मैट्रिसेस आ रहे हैं या मॉडल जो है इवैल्यूएट कर रहा है उसके अंदर ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू नेगेटिव रेट कितना है, कि हमारे पास मॉडल ट्रू रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स कितना दे रहा है और कितना हमारे पास एरर आ रहा है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर रिग्रेशन के लिए हम मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखते हैं। और अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसिजन क्या है, रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या है। साथ अब आता है कंप्यूटेशन रन टाइम। अब देखो कि अगर रिसर्च ओरिएंटेड देखें या FYP रिलेटेड देखें, किधर भी AI ML मॉडल को देखें, हमने अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम के लिए अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया हो तो आपके सुपरवाइजर्स हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि बेटा जो AI ML आपने ट्रेन किया है वो कितने टाइम के अंदर आपके पास मॉडल ट्रेन हुआ है। तो जरूरी है कि आप कंप्यूटेशन रन टाइम का कोड भी उसके अंदर ऐड कर दोगे।
तो देखो अगर हम यहाँ से इन चीजों को देखें तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया और हमें जो है ना उन्होंने चैट जीपीटी ने पूरा कोड दिया और हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये मसला है ही नहीं। हमने देखना है कि हमने अपनी चीजों को स्टेप बाय स्टेप किस तरह लेके चलना है। अब देखो कि इसे प्रीवियस वीक के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि हमने अपना डेटा सेट रीड करवाया, डेटा सेट डॉट df डॉट इन्फो df डॉट डिस्क्राइब उसको किया कि हमारे डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे। उसके बाद हमने अपने डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग की। प्री प्रोसेसिंग से पहले हमने देखा कि अगर सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, अगर अनसुपरवाइज्ड होगा तो वहां पे क्राइटेरिया हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने अपने डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग की। प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है, नॉर्मलाइजेशन आती है, स्टैंडर्डाइजेशन आती है, उसके साथ ये चीज आती है कि अगर हमारे डेटा सेट के अंदर कोई कैटेगोरिकल कॉलम है, कोई टेक्स्ट की फॉर्म में कॉलम है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ तक जो है ना हमने स्टेप्स डेटा प्री प्रोसेसिंग के साथ हमने देखा था कि अगर हमने फीचर एक्सट्रैक्शन करना है या फीचर इंजीनियरिंग करना है तो वो अगर हमने अपने डेटा सेट के अंदर से कोई न्यू कॉलम बनाने हैं और अगर कोई कॉलम ऑलरेडी मौजूद है लेकिन वो हमारे पास जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, वो एडिशनल है, वो रॉ डाटा की फॉर्म में है यूजिंग बाय टारगेट लेबल, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको फीचर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उनको अपने डेटा सेट के अंदर नहीं लेते, उसको ड्रॉप करवा देते हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पास जो स्टार्ट होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद आती है दो चीजें। बेटा आपके पास डेटा सेट आ गया, आपको पता है कि डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स थे, उसकी बेस के ऊपर आपके पास क्या आया, कोई ना कोई टारगेट लेबल आया। तो हमेशा एक्स डिफाइन करता है इनपुट फीचर्स को और वाई डिफाइन करता है आउटपुट फीचर्स को। तो अगर आप सिंपल इस कोड को भी पाइथन बेस को याद करना चाहो तो ये बहुत ईजी है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल को, इज इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। डीएफ क्या है कि जो आपने डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी का फाइल पाथ दिया है, ये वहां पे उसको डीएफ को रिकॉल कर रहा है। अब देखो साथ लिखा हुआ है डॉट ड्रॉप और स्मॉल ब्रैकेट्स कॉलम इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर और टारगेट हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है इसलिए इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे चीज देखो कि यहाँ पे कोड में ये भी तो हो सकता था ना कि x इज इक्वल टू डी एफ डॉट लिस्ट की फॉर्म में सारे इनपुट फीचर्स आ जाते, या y इज इक्वल टू डी एफ डेटा फ्रेम के अंदर जो टारगेट नेम है वो आ जाता। तो आप जो है ना इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो। x इज इक्वल टू डी एफ डॉट जो है ना डी एफ और जो है ना लार्ज ब्रैकेट्स जो है लिस्ट को शो करती हैं कि नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स जो है वो भी लिख सकते हो और y में डी एफ टारगेट नेम कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे ये चीज कह सकते हो कि इनपुट के अंदर सारे कॉलम्स रहेंगे लेकिन ड्रॉप होगा टारगेट नेम। लाइक टारगेट नेम आपके पास है ना, टारगेट वो क्या आउटपुट है, तो उस कॉलम को ड्रॉप करवा देना है और बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो क्या होंगे, वो इनपुट फीचर्स रहेंगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, एक दफा ना सेम मैंने ये कोड किया और जो है ना मैंने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वो मेरा पेपर था वाटर क्वालिटी पे जो भी पब्लिश हो गया। तो ऐसे ही ना वो सुपरवाइजर कोरिया के थे, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं कोड कैसे स्टेप बाय स्टेप किया। जैसे ही मैं स्टेप के ऊपर पहुंची हूँ, x इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम इज इक्वल टू टारगेट, उन्होंने पूछा कि बेटा मुझे बताओ ये स्टेप के अंदर तो आप इन कॉलम्स को ड्रॉप करवा रहे हो, तो इनपुट फीचर्स क्या हैं। लाइक वहां पे मेरा माइंड स्टक हुआ पड़ा था। मुझे कोई 3-4 मिनट बाद समझ आया जब मैं उनको आगे भी एक्सप्लेन कर लिया कि नहीं सर, इसमें हमने टारगेट कॉलम जो है उसको ड्रॉप कर दिया, बाकी सारे कॉलम्स इनपुट फीचर्स के अंदर रहेंगे और वाई पे हमारे पास क्या आ रहा है, वो टारगेट लेबल आ रहा है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो इनपुट और आउटपुट फीचर्स हैं वो आपने बहुत अच्छे से जो है ना उसका कोड भी एक दफा देखना है, और एक्स के अंदर क्या आएगा इनपुट फीचर्स, वाई के अंदर क्या होंगे टारगेट लेबल। अब देखो कि स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखते हैं। डेटा सेट को हमने रीड करवाया, डिस्क्राइब किया, डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स देखे, अब डेटा सेट इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर दिया। अब आगे आता है कि डेटा सेट स्प्लिटिंग। अब डेटा सेट स्प्लिटिंग में क्या है कि हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को कुछ डाटा चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए और कुछ डाटा चाहिए होता है जो है ना टेस्टिंग के लिए। अब देखो कि हम होल डेटा सेट को कंसीडर कर लेते हैं 100%, ठीक है, उसमें कुछ डेटा सेट ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं, कुछ टेस्टिंग सेट के लिए ना। अब जो स्प्लिटिंग होती है ना, अगर हम लोग रिसर्च वाइज देखें
या तो स्प्लिटिंग होती है 80-20, 80 फॉर ट्रेनिंग और 20 फॉर टेस्टिंग, या 70-30, 70 फॉर ट्रेनिंग और 30 फॉर टेस्टिंग। अदरवाइज समटाइम्स हमारे पास जो है ना 70 और 30 की जो स्प्लिटिंग है वो अच्छी रह जाती है, बिकॉज उसके अंदर ना थोड़ा इवन जो है ना उसके अंदर ओड सीक्वेंस आ रहा होता है, तो हमारे पास डाटा सेट की ना एक्यूरेसी बेटर आ जाती है। लेकिन अगर हम 80-20 कहते हैं, कभी कभी वो ओवरफिट होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें कि आपने अपने डाटा सेट की जो है ना वो स्प्लिटिंग 80-20 करनी है या 70-30 करनी है। अदरवाइज सम रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर आपके पास जो डाटा सेट की स्प्लिटिंग होती है वो 60-40 की भी होती है, लेकिन आप लोग सिर्फ इसको 80-20 या 70-30 पे रखोगे। एंड समटाइम्स ये होता है कि आपके पास जो डाटा सेट स्प्लिटिंग होती है वो 3 हिस्सों में होती है, ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में और टेस्टिंग में। तो आप क्या करते हो, ट्रेनिंग के लिए 70% डाटा रख देते हो, बाकी 15 फॉर वैलिडेशन और 15 फॉर टेस्टिंग। लेकिन आप लोग यहाँ पे अपने डाटा सेट के अंदर सिर्फ स्प्लिटिंग करोगे 70 और 30 की, ठीक है। अब देखो कि ये जो 70 और 30 की या 80-20 की रेशियो है, ये हमारे पास कोड में किस तरह चेंज होती है। सबसे पहले ये कि अगर कोई पूछ ले कि डाटा स्प्लिटिंग के लिए आपके पास कौन सी लाइब्रेरी है, तो आपने कहना है कि एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कि हम एसके लर्न से ही लाइब्रेरी से अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, ठीक है। अब हमने मॉडल की जो स्प्लिटिंग करनी है यहाँ पे 80-20 की है और हमें चाहिए 70 और 30 की। तो मैंने क्या लिखा, दो चीजें हैं, ट्रेन की और टेक्स्ट की, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब ये क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, इस वेरिएबल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। मैंने क्या किया कि इस लाइब्रेरी को रिकॉल किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज डिफाइन कर दी कि एक्स वाई टेस्ट साइज। अब देखो अगर तो 80-20 की रेशो होगी तो टेस्ट साइज 0.2 होगा, और अगर 70-30 की है तो यहाँ पे टेस्ट साइज 0.3 हो गया। और मैंने रैंडम स्टेट 0 रख सकती हूँ या 42, ये नंबर ऑफ सीड्स होते हैं जो रिप्रोड्यूसेबल होते हैं, ठीक है। मीनवाइल आप रैंडम स्टेट को भी 0 रखें ताकि बार बार आपकी स्टेट जो है ना रैंडम सीड की चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसके लिए लाइब्रेरी कैसी है और हम स्प्लिटिंग उसको कैसे करते हैं। अब हमारे पास है लाइब्रेरीज फॉर एमएल मॉडल्स के लिए, हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। जैसे हमने देखा कि पांडास की लाइब्रेरी डाटा को हैंडल करने के लिए होती है, नमपाई की न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए, मैटप्लॉटलिब सीब और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, साइकिट लर्न की जो एसके लर्न है उसकी लाइब्रेरी डाटा सेट की प्री प्रोसेसिंग हो, स्प्लिटिंग हो, इवेल्यूशन हो या एमएल मॉडल हो, उस सब में कौन सी यूज होती है, एसके लर्न की। और अगर हमारे पास डाटा सेट इम्बैलेंस हो, उसको बैलेंस करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी है, इम्ब लर्न की। इम्बैलेंस्ड लर्न को क्या कहते हैं, इम्ब लर्न की, जिसको यूज करते हुए हम अपने डाटा सेट को बैलेंस करते हैं। तो इसमें से ना शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी जो है ना इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बेटा हमारे पास, आपके पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं और कौन सी एमएल मॉडल के अंदर यूज होती हैं। उसके बाद जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहा था कि समटाइम्स हमारे पास डाटा सेट को जब हम विजुलाइज करते हैं ना, तो हमारे पास डाटा सेट को पहले डिस्क्राइब करते हैं। तो हम देखते हैं कि टारगेट क्लास, अगर क्लासिफिकेशन उसके अंदर हो रही है, टारगेट सेट के अंदर दो क्लासेस हैं 0 एंड 1 की। अगर 0 क्लास बहुत छोटी है और 1 क्लास बहुत इंक्रीज है तो समटाइम्स हमें डाटा इम्बैलेंसिंग के इशू आ जाते हैं। तो वहां पे हम जो है ना उसके बाद जब हम उसके ऊपर मॉडल्स को ट्रेन करते हैं ना, या तो अंडर फिट ओवर फिट हो जाते हैं या अंडर फिट होना शुरू हो जाते हैं। लाइक आपके पास जो एक्यूरेसी या 50% तक रहती है या 100% हो जाती है। तो वहां हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मॉडल जो है वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। वहां पे हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ड्यू टू डाटा इम्बैलेंसिंग की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास डाटा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तो हम लोग वहां पे आके स्मॉट टेक्निक को जो है वो अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास रिसर्च फेस देखो बेटा, इसके अलावा ना स्मॉट टेक्निक के साथ आपके पास ना ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग टेक्निक्स भी आती हैं। आजकल जो है ना गैन आ गया है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, तो वो भी बहुत ज्यादा रिसर्च में यूज है। जब हम जेन एआई की तरफ जाएंगे तब हम गैन को भी पढ़ेंगे। लेकिन मीनवाइल एआई एमएल के अंदर जो रिसर्च बेस है वो सबसे ज्यादा जो है ना
यूज होती है वो स्मोट होती है। स्मोट को क्या कहते हैं? सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। और जब हमारे पास डेटा सेट इम्बैलेंस हो तो हम स्मोट टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब देखो स्मोट टेक्निक के लिए जैसे हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास डेटा सेट इम्बैलेंस है तो हम कौन सी लाइब्रेरी को यूज करेंगे? इम्बलर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग इम्पोर्ट स्मोट करेंगे। और स्मोट हमने क्या किया कि एक वेरिएबल रखा, उस वेरिएबल के अंदर हमने उस लाइब्रेरी को रिकॉल किया, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसके हाइपर पैरामीटर रख दिया कि रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे मैंने स्मोट को रख लिया। अब देखो कि लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर ली, स्मोट को क्रिएट भी कर लिया। अब मैंने ट्रेनिंग डाटा के ऊपर जो है ना अपनी स्मोट टेक्निक को अप्लाई करना है। एक चीज याद रखनी है कि अगर आप लोग जो है ना ट्रेनिंग डाटा के ऊपर सिर्फ स्मोट को डाटा बैलेंसिंग टेक्निक को अप्लाई करोगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारे पास लीकेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट डाटा के ऊपर भी कर दोगे तो आपके पास फिर से 100% एक्यूरेसी आने शुरू हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि जो स्मोट है वो हमेशा डाटा बैलेंसिंग टेक्निक आपने ट्रेनिंग डाटा के ऊपर यूज करनी है, ना कि टेस्ट डाटा पे। क्योंकि अगर तो आप लोग इसको रिसर्च आर्टिकल कोई पब्लिश कर देते हो, इवन ये सिंपल यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई मसला नहीं आता, लेकिन अगर इंटरनेशनली ये चीजें देखी जाए तो अगर आपने रिसर्च बेस, क्योंकि जब आपका रिसर्च आर्टिकल होता है जो आपकी कोड की फाइल है ना, आफ्टर रिवीजन वो आपसे मांगते हैं। तो समटाइम्स रिव्यूअर हमें ये चीज कहता है कि भाई अगर तुमने स्मोट किस चीज के ऊपर अप्लाई किया, हो सकता है कि आपके पास डाटा लीकेज का आ गया हो। तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो स्मोट है वो हमेशा ट्रेनिंग डाटा के ऊपर अप्लाई होगा, ना कि टेस्ट डाटा के ऊपर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे अब हमने फाइनल फार्मूला लगाया कि हमारे पास जो ट्रेनिंग एक्स था उसको रीसैंपल किया, वाई को रीसैंपल किया इज इक्वल टू। अब ये जो स्मोट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने इसको रिकॉल किया, स्मोट डॉट फिट रीसैंपल एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो इस तरह हमारे पास स्मोट टेक्निक अप्लाई हुई। अब देखो कि यहाँ पे जो है ना जो हमारे पास ओवरऑल कोड था उस कोड के अंदर अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने एक ही कोड के अंदर उस सारे स्टेप्स को लिखना है तो मैंने डाटा सेट को क्या करवाया? रीड करवाया, डिस्क्राइब करवाया, डाटा सेट की प्री प्रोसेसिंग की, प्री प्रोसेसिंग के बाद मैंने इनपुट आउटपुट डिसाइड किए, फीचर्स कौन से हैं, उसके बाद मैंने अपने डाटा सेट की जो है वो स्प्लिटिंग की। डाटा सेट की स्प्लिटिंग के बाद अगर बैलेंसिंग इशू नहीं है तो मैं क्या करूंगी? मैं ट्रेन करूंगी कोई ना कोई मॉडल। ठीक है, जब भी मैं अपना कोई ना कोई मॉडल ट्रेन करूंगी, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, और ये जो हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं इनकी जो है ना हम बेस्ड ऑन दी डाटा सेट इनको सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमने कौन सा डाटा सेट जो है ना हमने कौन सा मॉडल सिलेक्ट किया है अपने डाटा सेट के लिए। तो अगर हम लोगों ने इसमें मॉडल को सिलेक्ट करना हो तो हम मॉडल की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करते हैं sklearn.tree import decision tree classifier। अब मैंने अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स सेलेक्ट करने हैं, तो मैं वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ, इनिशियलाइज करती हूँ dt इज इक्वल टू, इस लाइब्रेरी को रिकॉल किया, डिसीजन ट्री क्लासिफाइड स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपने हाइपर पैरामीटर सेट किए। अब देखो बेटा कि जो हाइपर पैरामीटर्स है ना, हो सकता है कि वो मैक्सिमम डेप्थ इज इक्वल टू 7 और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो कोई जो है ना 56 उसकी एक्यूरेसी आना शुरू हो जाए। और जब आप मैक्सिमम डेप्थ 7 कर दो और रैंडम स्टेट 0 कर दो तो आपके पास एक्यूरेसी चेंज होना शुरू हो जाए। तो आपने देखना है कि अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट है तो आप डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हो, अगर स्मॉल डाटा सेट है तो आपने उसकी मैक्सिमम डेप्थ कम रखनी है ताकि आपका मॉडल ओवरफिट या अंडरफिट ना जाए। अब देखो कि यहाँ पे भी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं, इवन कि आपने मॉडल्स के यही हाइपर पैरामीटर्स ही क्यों सेलेक्ट किए, आप और भी तो हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते थे ना। तो यहाँ पे आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपने जो पैरामीटर्स लेने हैं आपने उसके पीछे लॉजिक देख लेनी है कि आपने हाइपर पैरामीटर्स बेस्ड ऑन दी डाटा सेट अगर चूज किए हैं, डाटा सेट स्मॉल था या लार्ज था, उसकी बेस के ऊपर मैंने हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं। तो आप उसको ये चीज बता सकते हो अपने एग्जामिनर को या सुपरवाइजर को, व्हाटएवर। ओके, अब देखो कि मैंने मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट किए, उसके बाद मैंने मॉडल को ट्रेन करना है। अब मैंने इसको रिकॉल किया dt.fit x train y train, क्योंकि मॉडल की ट्रेनिंग तो पहले ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर होगी ना, अभी तो मॉडल की हमने टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर देखी नहीं है। सिंपल हमने मॉडल की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट किए और अपने मॉडल को फिट कर दिया ट्रेन होने के लिए। अब देखो कि मैंने अपने मॉडल को यहाँ तक जो है ना वो ट्रेन कर लिया।
अब मैंने उसके ऊपर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करनी है, ताकि मुझे पता चले कि अगर मेरा मॉडल ट्रेन डॉट फिट के बाद मेरे मॉडल अगर डिफरेंट फोल्ड के ऊपर हो तो क्या वो सेम रिजल्ट्स देता है। आर टेक्निक टू एवेल्यूट मॉडल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, आप के फोल्ड 5 भी रख सकते हो, के फोल्ड जो है ना आप 10 भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड जो है ना के फोल्ड 5 होता है या 10 होता है। तो सेम यहाँ पे आपने सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी रिकॉल करनी है कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करना है क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। और यहाँ पे जो है ना, जैसे पिछली स्लाइड के ऊपर फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर किया, मॉडल के हाइपर पैरामीटर dt इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैक्सिमम डेप्थ और रैंडम स्टेट। उसके बाद आपने क्या किया कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई की, तो आपने एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया स्कोर इज इक्वल टू क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, उसकी लाइब्रेरी को रिकॉल किया और आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर बता दिया कि मॉडल, ये वाला मॉडल, यहाँ पे मैंने पिछली स्लाइड में dt लिखा हुआ है, तो आप इसको dt को भी रिकॉल कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल रखा होगा मॉडल के लिए। और उसके बाद एक्स और वाई आपके पास क्या है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है। और सीवी क्या है, क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 5। तो या आप 5 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। इसमें देखोगे कि आपके मॉडल की परफॉर्मेंस जो है ना ईच फोल्ड के ऊपर क्या आ रही है। उसके ऊपर बेटा दोबारा से हम स्टेप्स को देख लेते हैं कि सबसे पहले मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल मॉडल की लाइब्रेरी ली, मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेट किए, मॉडल को फिट किया और फिट करने के बाद जो है ना उसकी इवैल्यूएशन अभी बाद में होगी, ठीक है। अभी सिर्फ मॉडल को फिट किया, उसके बाद के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का फार्मूला भी उसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हमने देखना है कि हमारे पास जो मॉडल की इवैल्यूएशन हो रही है वो किस बेस के ऊपर करनी है, वो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की बेस के ऊपर करनी है। साथ क्या हमें कन्फ्यूजन मैट्रिसेस चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिंट करवाओगे कन्फ्यूजन मैट्रिसेस को या उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे देन ही आप लोग अपने कन्फ्यूजन मैट्रिसेस देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते। तो कन्फ्यूजन मैट्रिसेस क्या है कि बेसिकली एक टेबल है जो कि इवेल्यूट करता है क्लासिफिकेशन रिजल्ट को, कि हमारे पास जो प्रिडिक्शन हुई है वो कितनी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है। तो इसके अंदर आता है ट्रू पॉजिटिव के हमारे पास करेक्टिवली पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है, ट्रू नेगेटिव के हमारे पास करेक्टिवली नेगेटिव प्रिडिक्टेड कितने हुए हैं, false positive मीन रॉन्ग प्रिडिक्टिव पॉजिटिव और false नेगेटिव मीन रॉन्ग प्रिडिक्टिव नेगेटिव। तो इसके लिए हम लाइब्रेरी को रिकॉल करेंगे, इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फ्रॉम sklearn से। और अब हमारे पास इसकी प्रिडिक्शंस हम लोग देखेंगे, टेस्ट डेटा सेट के ऊपर प्रिडिक्शन करेंगे। y प्रिडिक्शन इज इक्वल टू dt, हमने अपने मॉडल के जो हाइपर पैरामीटर सेट किए थे, वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, वही है डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। और हमने इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिसेस के लिए इसका न्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया cm, इसकी लाइब्रेरी को रिकॉल किया कन्फ्यूजन मैट्रिसेस, y टेस्ट और y प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले ट्रेनिंग डाटा के ऊपर मॉडल को फिट किया, फिर हमने मॉडल की जो ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर थे रिजल्ट आ रहे थे, उसके बाद हमने उसके ऊपर देखा कि टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है कि जो बताती है कि आपके मॉडल के अंदर के एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम sklearn मैट्रिसेस से इंपोर्ट करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और रिपोर्ट उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लाइब्रेरी को रिकॉल किया, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर y टेस्ट y प्रिडिक्शन लिख दिया। तो इससे हम उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख लेंगे। आगे हम देखेंगे कि इसका कंप्यूटेशन रन टाइम क्या है, तो उसके लिए हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे टाइम को। अब देखो कि ये रैंडम फॉरेस्ट है। एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम कंप्यूटेशन रन टाइम देखेंगे तो जहाँ पे हमने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स और मॉडल को फिट किया है, जब अगर हमने कंप्यूटेशन रन टाइम देखना है तो उसके अंदर स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम और एंड टाइम, वो ट्रेनिंग के दरमियान में रहेगा कि हमारे पास मॉडल कितना ट्रेन हुआ है। लाइक आपने लाइब्रेरी को रिकॉल किया, उसके बाद मॉडल को ट्रेन करने से पहले जो है ना स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम कर लिया, और एंड टाइम जो है ना जब मॉडल की जहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हुई है वहां पे आपने क्या कर लिया है, एंड इज इक्वल टू टाइम। तो आपके पास जो ये लेक्चर है ना, ये ओवरऑल इसमें जो है ना हमने देखा कि मॉडल की इवैल्यूएशन किन के बेसिस के ऊपर होती है। मीनवाइल अब हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ, कि हम देखेंगे कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आते हैं तो किस तरह हम लोगों ने अपने कोड को करना है। मीनवाइल ये जो आपके पास वाटर क्वालिटी की होगी ना गूगल कोलैब फाइल, वो मैं आपको शेयर करूंगी, ताकि आप जो है ना ओके बेटा, मैं एक दफा ना चैट बॉक्स से देख लूँ।
ओके बेटा, ये जो आपके पास मॉडल का कंप्यूटेशन रन टाइम है ना, ये बेसिकली इस चीज को जो है ना वो देखता है कि हमारे पास जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो कितने टाइम के अंदर ट्रेन हुआ है। तो इसके लिए हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट टाइम की, ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। लेकिन अब हमें देखना है कि हमने अपने मॉडल की सिर्फ ट्रेनिंग का कंप्यूटेशन रन टाइम सेलेक्ट करना है। तो हमने ये जो कोड इसका लिखना है, सबसे पहले स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम, यहाँ से आपकी ट्रेनिंग कंप्यूटेशन रन टाइम कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। और दरमियान में जो आपने अपने मॉडल की लाइब्रेरी ऊपर रिकॉल की, उसके बाद मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट किया, और उसके बाद मॉडल को जो आपने फिट किया है वो आपके पास कहाँ पे आएगा, वो स्टार्ट टाइम के दरमियान में और एंड टाइम के भी दरमियान में। लाइक आपके पास जो है ना ये चीजें टेस्टिंग के ऊपर रह जाएंगी कि आपका मॉडल किस लेवल पे आके जो है ना वो ट्रेन हुआ है। तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये नहीं करना कि स्टार्ट टाइम का कोड ऊपर लिखा ट्रेन मॉडल और मॉडल टेस्टिंग कर रहा हो, और एट द एंड टाइम आ रहा हो कि मॉडल की ट्रेनिंग और टेस्टिंग इतने टाइम में हुई है। तो कंप्यूटेशन रन टाइम हमेशा हम इस चीज के लिए देखते हैं कि हमें पता चले कि हमारे पास मॉडल कितने टाइम के अंदर जो है ना वो ट्रेन हुआ है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। बेटे ये देखो कि हमारे पास ना ये एक रियल वर्क है जिसके ऊपर ना ऑलरेडी पेपर भी पब्लिश हो चुका है, और आपने ना इसी को अपने बेशक FYP के अंदर करना है या किसी के अंदर भी करना है, इस फाइल को भी आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन जरूरी ये है कि आपको पता हो कि इसके अंदर हमने वो स्टेप्स फॉलो अप किए हैं नहीं। तो हम इसको थोड़ा और एडिट कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं प्लस टेक्स्ट ऐड करके, सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्टेप होता है कि मैंने रीड करवानी है अपनी CSV फाइल या एक्सेल फाइल, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर इंपोर्ट पांडाज एज PD, और मैंने अपनी यहाँ पे एक्सेल फाइल को क्या करवा लिया है, रीड करवा लिया है। अब दूसरा स्टेप ये था कि मैंने अपने डाटा सेट को क्या करवाना था, डिस्क्राइब करवाना था। दूसरे डाटा सेट डिस्क्राइब, तो यहाँ पे जो है ना डाटा सेट डिस्क्राइब के अंदर सिर्फ मैं पहले किया कि मेरे पास जो DF है, डाटा फ्रेम है, मैंने उसको रिकॉल किया। तो मैंने उसके अंदर देखा कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कौन कौन से हैं। थर्ड स्टेप के अंदर इसको आप लोग स्किप कर दो। उसके बाद जब डाटा सेट को डिस्क्राइब किया, हमने सिंपल DF को देखा, DF.info को देखा, DF.columns को हम लोग देख सकते हैं, और इवन यहाँ पे हम DF.describe भी देख सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे दो स्टेप्स हो गए कि हमने डाटा सेट को रीड करवाया और डाटा सेट को डिस्क्राइब करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या चीज है कि अब हमने देखना है कि मेरे पास जो डाटा सेट है वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। मेरे पास डाटा सेट जो है वो अनसुपरवाइज्ड था, मेरे पास सुपरवाइज नहीं था, मेरे पास कोई भी टारगेट लेवल नहीं था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक इंटरनेशनल जो है ना क्राइटेरिया सिलेक्ट किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ठीक है। मैंने इसको पेपर के अंदर साइड भी किया, तो आप लोगों ने भी जिनका अनसुपरवाइज है तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया सिलेक्ट ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो देखो कि इसके अंदर मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि मैं जो फंक्शन क्लासीफाई रोज कर रही हूँ, तो आगे मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मेरे पास ग्राउंड वाटर क्वालिटी डाटा था कि अगर TDS और RSC SAR EC जो है ना यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी तो मेरे पास हैजर्डस आएगा, अदरवाइज मार्जिनल होगा, और एल्स वो सेफ में जाएगा। तो आपने देखना है कि आपके पास जो क्राइटेरिया है उसके अंदर नेस्टेड कंडीशन है या सिर्फ इफ एल्स की कंडीशन है या इफ एल्स की कंडीशन है। तो आप लोगों ने अपने डाटा सेट के अंदर अगर अनसुपरवाइज्ड है तो आपने इस चीज को सिलेक्ट कर देना है। अब देखो कि यहाँ पे मैंने हॉट इन कोडिंग की, मैंने एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लिया कि अप्लाई द फंक्शन अक्रॉस DF आउटपुट DF.apply क्लासीफाई रोज एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे अपना क्या किया, एक न्यू जो है ना वो कॉलम क्रिएट कर लिया आउटपुट का। उसके बाद मैंने इसको, क्योंकि मेरे पास ये जो डाटा सेट था वो आ रहा था, इसमें जो आउटपुट कॉलम था वो किसमें था, हैजर्डस में था, मार्जिनल में था, सेफ में था। इट्स मीन कि ये कैटेगोरिकल कॉलम में था। तो मैंने डाटा सेट की यहाँ पे क्या करनी थी, प्री प्रोसेसिंग। तो मैं लिखती हूँ डाटा
डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर मैंने यूज किया लेबल इनकोडर, ताकि मेरे पास जो आउटपुट कॉलम है उसके अंदर जो हैजर्डस, मार्जिनल या सेफ है स्ट्रिंग की फॉर्म में, मैं उसको क्या कर दूं, ट्रांसफॉर्म कर दूं 0 1 2 की फॉर्म में। तो 0 मेरे पास क्या होगा, सेफ होगा, 1 हैजर्डस है और 2 मेरे पास मार्जिनल है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग अपना जो आउटपुट लेबल है, अगर वो कैटेगोरिकल कॉलम के अंदर है तो आपने लेबल इनकोडर लगा के अपने डेटा सेट को क्या कर लिया, प्री प्रोसेस कर लिया। अब ये वैल्यू काउंट किए हैं, आप लोगों को इसके करने की जरूरत नहीं है। मीनवाइल आप लोग ये कोरिलेशन मैट्रिसेस बनाओगे, ये रिसर्च में भी जरूरी है, और कोई भी FYP हो, कोई भी रिपोर्ट हो, तो उसमें ये कोरिलेशन मैट्रिक्स बहुत यूज होता है, जिसमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं इनका क्या रिलेशन है टारगेट कॉलम के साथ। लाइक टारगेट मेरे पास जो है इनपुट, एक मिनट, मेरे पास ये जो इनपुट फीचर्स हैं इनका क्या जो है ना रिलेशन बन रहा है आउटपुट कॉलम के साथ। अगर तो ये सारे 1.0 1.0 होते, इट्स मीन कि मेरे पास कोरिलेशन पॉजिटिव था, लेकिन इसमें सम में नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, तो ये जो है ना थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट इसका है। मीनवाइल इस कोरिलेशन मैट्रिसेस को प्लॉट करने के लिए मैंने मैटप्लॉटलिब की आप लोग लाइब्रेरी यूज करोगे, इंपोर्ट सीबॉर्न करोगे, आप फिक्स साइज बताओगे, उसके बाद आप SN_S.set कॉन्टेक्स्ट से SN.S जो है ना आप हीट मैप उसका डिजाइन करोगे, उसको टाइट लेआउट में करोगे, उसको शो करवा दोगे। तो यहाँ पे आप इसका क्या कर दोगे, कोरिलेशन मैट्रिसेस बना दोगे। मीनवाइल बेटा एक चीज और याद रखनी है, जरूरी ये नहीं है कि आपको ये कोड लाइन बाय लाइन आए। इवन मैं भी इस कोड को लाइन बाय लाइन आपको जुबानी सुनाना चाहूंगी ना, तो मैं हरगिज नहीं सुना सकती। मेरे लिए जरूरी यही है और आप लोगों के लिए जरूरी ये चीज है कि आपको पता हो कि हमारे पास जो भी AI मशीन लर्निंग मॉडल है उसका क्या सीक्वेंस बन रहा है, लाइक उसके कौन से स्टेप्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह चलाना है। इवन आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि आप जो कोड लिख रहे हैं या जो कोड किया हुआ है उसके अंदर कौन सा वर्ड किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, आपको बेसिक सिंटैक्स आना चाहिए। अब देखो कि मैंने इसका कोरिलेशन मैट्रिसेस देखा, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे डेटा सेट के अंदर 0 क्लास का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, 1 का हमारे पास कितनी आ रहा है डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ काउंट्स, और 2 के काउंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 0, इन्हें 0 में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है हैजर्डस, इसको मार्जिनल, और इसको 2 को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेफ से किया हुआ है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने सेम जो है मैटप्लॉटलिब और नमपाई और सीबॉर्न की लाइब्रेरी की, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने अपने आउटपुट कॉलम के अंदर देखा कि हमारे पास ईच क्लास के लिए टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है ना वो पूरा जो है ना इसका ग्राफ बना लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हमने क्या किया था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इनपुट आउटपुट फीचर्स क्या हैं और प्लस डेटा सेट स्प्लिटिंग। तो जो स्टेप आज के लेक्चर में हमने किया वो यही था कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, हमने एक्स हमारे पास इनपुट फीचर्स था, हमारे पास जो आउटपुट था वो क्या था, टारगेट लेबर वो आउटपुट का था, तो इनपुट फीचर्स में से वो ड्रॉप कर दिया, बाकी सारे कॉलम RSC SCR TDS और EC रहेगा। लेकिन ड्रॉप क्या होगा, इनपुट फीचर्स के कॉलम के अंदर से सिर्फ आउटपुट, और वाई क्या है आपके पास टारगेट क्लास है, टारगेट क्लास क्या है, आउटपुट है। उसके बाद मैंने इसकी स्प्लिटिंग की 70-30 की, तो सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको लेक्चर के अंदर कवर करवाया है, सेम यहाँ पे डाटा सेट की इनपुट आउटपुट डिफाइन होगी और स्प्लिटिंग होगी। उसके बाद अगर मैंने प्रिंट करवाना है कि एक्स ट्रेन कितना है, वाई ट्रेन कितना है, तो मैं इसको जो है ना स्मॉल, जिस तरह हमारे पास पाइथन का कोड है कि प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एक्स ट्रेन लिख दोगे, तो आपके पास जितने भी ट्रेन के अंदर डाटा सेट आ रहा है वो शो हो जाएगा। वाई ट्रेन के अंदर भी हम लोग इस चीज को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो कि हमारे पास ये चीज थी कि हमने अपना RF मॉडल जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest classifier। अब एक और चीज याद रखनी है कि समटाइम्स आपके पास जब आउटपुट देता है ना, तो उसके अंदर बहुत सी वार्निंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आप वहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड कर सकते हो इंपोर्ट वार्निंग के नाम से, कि इंपोर्ट वार्निंग्स वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग।
तो आपके पास जो भी वार्निंग्स होंगी वो वहां पे क्या हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएंगी। तो आप इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। उसके बाद इंपोर्ट टाइम की लाइब्रेरी किसके लिए है, ताकि मैं कंप्यूटेशन रन टाइम देख सकूं, एसके लर्न से एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कन्फ्यूजन मैट्रिसेस। मैंने ये लाइब्रेरी रिकॉल की इवेल्यूशन मैट्रिसेस देखने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और इंपोर्ट। अब देखो कि यहाँ पे सेम वही लाइब्रेरीज हैं जो कि हम लेक्चर में पढ़ के आए हैं। अब देखो इसके स्टेप क्या है। सबसे पहले हमने सीएसवी फाइल को रीड करवाया। सीएसवी फाइल को रीड करवाने के बाद ऊपर हमने डाटा सेट प्री प्रोसेसिंग में लेबल जो है ना इनकोडिंग पहले ही कर ली थी। तो यहाँ पे हमने उसके एक्स इनपुट वाई आउटपुट फीचर्स एक दफा डिफाइन किए, उसके बाद इसकी सेपरेटिंग की, और देन अब मैं आ रही हूँ मॉडल की किसकी तरफ, मॉडल की ट्रेनिंग की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मॉडल को क्लासिफाई कर दिया। आप यहाँ पे आरएफ भी लिख सकते हो, जिस नाम से भी अपने मॉडल को के वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज करना हो आप वो लिख सकते हो। अब देखो कि मैंने रैंडम फ्रेश क्लासिफायर लाइब्रेरी रिकॉल की, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अपने नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स रखे कि एस्टिमेटर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी, रैंडम स्टेट क्या होगी, क्राइटेरियन एंट्रोपी होगी, या आपके पास कौन सी क्लासिफिकेशन है या कोई एक्टिवेशन फंक्शन आपने यूज करना है। तो यहाँ पे आप उसके हाइपर पैरामीटर्स सेलेक्ट कर दोगे। अब देखो कि मॉडल अभी ट्रेन होना शुरू नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है कि उससे पहले स्टार्ट टाइम टू टाइम इंपोर्ट टाइम की जो लाइब्रेरी कंप्यूटेशन रन टाइम के लिए वो लिखा। दरमियान में आपने CLF डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, तो यहाँ पे आपने ये चीज लिख दी कि अब ऊपर मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट थे, अब टाइम को स्टार्ट किया और मॉडल को फिट किया और टाइम को स्टॉप कर दिया कि मॉडल कितने टाइम के अंदर ट्रेन होगा। उसके बाद प्रिंट करवा दिया कि ट्रेनिंग टाइम कितना है। अब देखो कि यहाँ पे मॉडल ट्रेन होगा। अब हमने मॉडल को क्या करना है, मॉडल को टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग के लिए CLF उसी मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, मॉडल के वेरिएबल को जो है वो रिकॉल किया, डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट के ऊपर देखा। तो आपने प्रिंट करवाई कि एक्यूरेसी स्कोर और एरर रेट कितना है, प्रिंट करवाई क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट के ऊपर DTP3 यहाँ से रिकॉल किया कि आपके पास यहाँ पे मॉडल जो है वो टेस्टिंग दे रहा है। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की भी ऊपर लाइब्रेरी रिकॉल है। उसके बाद CF कन्फ्यूजन मैट्रिसेस, उसके बाद के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मैंने n स्प्लिट 10 रखे हैं, आप लोग 5 भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना CLF के अंदर उसको फिट करवाया। उसके बाद स्कोर क्रॉस वैलिडेशन है और प्रिंट करवा दिया उसकी एक्यूरेसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन, और CF मैट्रिसेस उसकी प्रिंट होके आ जाएगी। मीनवाइल यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना, दोबारा से करते हैं। सबसे पहले डाटा सेट को रीड करवाया, इनपुट आउटपुट डिफाइन किए, डाटा सेट की स्प्लिटिंग की, डाटा सेट के हाइपर पैरामीटर्स को क्लासिफाई कर दिया, कंप्यूटेशन रन टाइम को स्टार्ट किया, मॉडल को फिट कर दिया, कंप्यूटेशन रन टाइम को एंड किया और ट्रेनिंग टाइम को कैलकुलेट कर दिया। अब हमने टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर जाना है, तो उसके लिए एक न्यू वेरिएबल को बनाया और उसके अंदर जो आपके पास हाइपर पैरामीटर जहाँ पे क्लासिफाई किए थे उसी वेरिएबल को वहां पे रिकॉल किया और प्रिडिक्शन की एक्स टेस्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर देखा कि हमारे पास जो है ना एक्यूरेसी स्कोर और एरर रेट कितना आ रहा है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिसेस क्या है। उसके बाद के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई की, तो आपने देखा कि जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है उसमें जो है के फोल्ड या n स्प्लिट आपने 10 रखने हैं या 5 रखने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्यूरेसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख ली कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास जितनी कम होगी, जितना पॉइंट के पास होगी, उतना आपका मॉडल एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो कि ये जो लास्ट वाले है ना, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी स्कोर, एरर रेट और इवन जो है ना ट्रेनिंग टाइम, ये सारे क्या है, मॉडल की जो है ना इवैल्यूएशन के लिए। अब देखो मैं आउटपुट की तरफ आती हूँ। ट्रेनिंग टाइम पता लग गया कि मॉडल का 0.011 था, एक्यूरेसी स्कोर 0.73, 73, 78 है, राउंड ऑफ करूँ तो 74 आती है। उसके बाद एरर रेट आ रहा है 0.26 और ये हमारे पास क्या है, टोटल क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। इसका टेबल हम रिसर्च के अंदर या अपने FYP के अंदर देखते हैं, इसकी एक्यूरेसी, मैक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज। उसके बाद मीन एक्यूरेसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ये है, और उसके बाद ये इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिसेस है। इसको हम कॉपी करके इसका जो है ना हम लोग जो है इसकी फिगर बना लेंगे। तो इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे इसी कोड को यूज करूँ अपने डाटा सेट के लिए, तो यहाँ पे मैं 2 टेबल क्रिएट कर सकती हूँ, 2 से 3 फिगर्स भी क्रिएट कर सकती हूँ अगर मेरे पास मल्टीपल मॉडल होंगे। क्योंकि बेटा आप एक डाटा सेट के ऊपर
सिर्फ एक मॉडल अप्लाई कभी नहीं करते, आप उसके ऊपर मल्टीपल मॉडल्स को अप्लाई करते हो। तो जब आपके पास मल्टीपल मॉडल्स की इस तरह की आउटपुट आएगी तो आपके पास वो जो है ना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का एक टेबल बन जाएगा, ट्रेनिंग टाइम का एक टेबल, दूसरा टेबल बन जाएगा, तीसरा एक्यूरेसी स्कोर का, चौथा एरर रेट का, उसके बाद आपके पास मीन एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो है ना कन्फ्यूजन मैट्रिसेस की फिगर्स आ जाएंगी कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है। तो यहाँ पे उसके बाद एलआर मॉडल है सेम सबके अंदर, सिर्फ इसके हाइपर पैरामीटर्स चेंज है। बाकी अगर आप सिर्फ इस एक कोड को अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो आप जितना भी एआई मशीन लर्निंग का कोड है उसके अंदर सिर्फ आप अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करोगे, वेरिएबल जो है मॉडल का जो आपने इनिशलाइज किया हुआ है उसको चेंज करोगे, अदरवाइज बाकी सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। तो आप लोगों के पास इस तरह की आउटपुट आ जाएगी। उसके लिए आपको बार बार एक ही मॉडल को दोबारा दोबारा से करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कि इसमें एक चीज है कि हमने जब कन्फ्यूजन मैट्रिसेस को जो है ना विजुलाइज करवाना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी है, हमने मैटप्लोटलिब को जो है दोबारा रिकॉल किया, नमपाई को, सीबोर्न को। अब हमारे पास जितने भी मॉडल्स थे उनकी कोई ना कोई कन्फ्यूजन मैट्रिसेस थी, तो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिसेस पुट की, उसके टाइटल लिखे, उसको जब मैंने प्लॉट किया तो मेरे पास इस तरह की क्या आ जाएंगी, कन्फ्यूजन मैट्रिसेस आ जाएंगी। ये हमारे पास किसके लिए है, ये विजुलाइजेशन के लिए है। यहाँ पे इसका रूट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट हुआ है, मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो ये विजुलाइजेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो है विजुलाइजेशन किस बेसिस के ऊपर लेनी है। मीनवाइल कन्फ्यूजन मैट्रिसेस जो है ना ये एक बेस्ट विजुलाइजेशन है हर चीज के लिए। इसके साथ में आप लोगों को जो है ना ये सबसे पहले बेटा आप लोगों ने जो स्टेप्स है ना उनको स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं दोबारा से स्टेप्स को रिकॉल कर रही हूँ। डेटा सेट को रीड करवाना है, डेटा सेट को डिस्क्राइब करवाया, डेटा सेट को देखा सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, उसके ऊपर डेटा सेट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई किए। डेटा सेट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करने के बाद उसके इनपुट आउटपुट डिफाइन कर लिए। इनपुट आउटपुट डिफाइन करने के बाद उसके ऊपर डेटा सेट स्प्लिटिंग की, देन आपने एमएल मॉडल अप्लाई किया। तो एमएल मॉडल के अंदर आप लोगों ने क्या किया कि जहाँ पे उसके अंदर कंप्यूटेशन रन टाइम देखा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी स्कोर, एरर रेट क्या आ रहा है आपके पास। उसके बाद जो है ना आपने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई की, कन्फ्यूजन मैट्रिसेस अप्लाई की, तो आपने ऊपर रिजल्ट्स ले लिए। मीनवाइल ये गूगल कोलैब लिंक आपको शेयर हो जाएगी ताकि आप दोबारा से इसको तहम्मुल से दोबारा इसको देख लो। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये बहुत फास्टली जा रहा है। बेटा ये फास्टली नहीं जा रहा, बिकॉज आपका सिलेबस अभी डीप लर्निंग का और जेन एआई का भी पढ़ा है, तो ये बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सीन है। तो आप लोगों ने इसको ज्यादा सर के ऊपर सवार नहीं करना। अब देखो कि मैंने जो कन्फ्यूजन मैट्रिसेस मॉडल को ट्रेन के बाद मैंने जो है ना वो प्रिंट करवाई हुई थी, उसको मैटप्लोटलिब से उसको फिगर को जो है ना विजुलाइज करवाया। उसके बाद अब मेरे पास जो है ना हर मॉडल लाइक रैंडम फॉरेस्ट था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, स्पोर्ट वेक्टर था, ग्रेडियंट बूस्टिंग था। मैंने अपने मॉडल को क्या किया, उसकी हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट उसको ड्रा करवा ली। तो इसको क्या कहते हैं कि अगर कन्फ्यूजन मैट्रिसेस की विजुलाइजेशन और उसके बाद मॉडल परफॉर्मेंस मैट्रिसेस यूजिंग हिस्टोग्राम, तो ये बहुत जरूरी होती है। रिसर्च हो या एफवाईपी में हो तो आप इस तरह की विजुलाइजेशन जो है ना वो लाजमी करो। उसके बाद आपके पास ये जो है यहाँ पे XGB बूस्ट, जिस तरह आपके पास एक्सप्लेनेबल एआई आता है, तो कि हमारे पास जो दो क्लासेस हैं, ये 0 एंड 1 क्लास की, तो उसके पास अंदर जो फीचर्स हैं वो फीचर इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोग इस चीज को देख सकते हो। मीनवाइल अगर नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ जो है ना ये मेरे रिलेटेड प्रोजेक्ट थी जिसकी बाउंड्री लाइंस वगैरह सिलेक्टेड थी, तो ये आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपका जो टॉपिक है उसके अंदर आपने एमएल मॉडल को ट्रेन किया, उसके रिजल्ट्स वो सारे लिए जो कि जरूरी थे। उसके बाद उसकी विजुअलाइजेशन के अंदर आपने देखा कि आपके पास जो है ना कन्फ्यूजन मैट्रिसेस आई, कन्फ्यूजन मैट्रिसेस को आपने ड्रा किया। आप हिस्टोग्राम चार्ट को ले सकते हो और उसके साथ आप रडार चार्ट बना सकते हो। रडार चार्ट के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप उसकी जो है ना टाइम सीरीज फोरकास्टिंग जो है ना वो हम डीप लर्निंग के अंदर करेंगे। मीनवाइल आप लोगों का जब नेक्स्ट वीक के अंदर जो प्रोजेक्ट
सब्जेक्ट होगा उसके अंदर आपने मशीन लर्निंग अप्लाई करनी होगी तो डीप लर्निंग, तो हम जो है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग वाला उसी के अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर में जो है ना, इवन यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि एआई मशीन लर्निंग का सिलेबस आज आप लोगों का कवर हो गया है। आप लोगों को ये स्लाइड्स और गूगल कोलैब लिंक शेयर कर दी जाएगी ताकि आप इसको खुद भी थोरोली इसको जो है ना देख लो। और कल को आपका जो है ना इसका एक छोटा सा क्विज होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आप लोगों ने बिफोर दिस लेक्चर उसको जो है वो सोल्व करना है। ओके बेटा, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना वो आप जो है ना चैट बॉक्स में बता दो, अदरवाइज खुद को अनम्यूट करके पूछ लो मुझसे। थैंक यू। बेटा आपके पास जो हाइपर पैरामीटर है ना वो मॉडल के ट्रेन होने से पहले होंगे, देन हम अपने मॉडल को फिट करके ट्रेन करेंगे। बेटा ये जो आपके पास क्विज होगा वो सिंपल सा होगा, जो जो